नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की जिन अभ्यर्थियों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उनके लिए पिछला एक सप्ताह और विशेषकर उनके लिए भी जो ये प्रिपरेशन करना चाहते थे, लास्ट जो एक वीक है वो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ असमंजसता भरा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जो दुविधा ये रही कि क्या जो नए जो नियम है यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड शैक्षणिक अभिलेख जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो जोड़ा जाना तय किया गया है। क्या ये नियम लागू हो जाएगा? अगर ये होता है तो फिर बिना पीएचडी के किसी का सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में एक दुविधा जो है उत्पन्न करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 को लेकर, आज उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रश्न देखिए कि जिन अभ्यर्थियों के पास इस समय पीएचडी की योग्यता नहीं है, क्या उन्हें अब जो है तैयारी छोड़ देनी चाहिए? तो देखिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस रूल को लेकर जो स्थिति है, जैसे मेरा अगला ये प्रश्न भी है, आप सबके क्वेश्चंस को देखकर मैंने ये लिखा यहाँ पे कि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर आयोग की स्थिति क्या है। देखिए जो यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018 है, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में जोड़ने को लेकर जो फाइल है वो आयोग में भेज दी गई है। अभी आयोग इस पर जो है पूरी रिसर्च, पूरा अनुसंधान करेगा कि क्या इसको लागू करें या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें। तो उसमें अभी असमंजसता चल रही है, उसमें अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। अभी आयोग स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचा है हाँ इसको लागू किया जाएगा, और जब तक स्पष्ट निर्णय नहीं होता तब तक आपको तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें प्रश्न एक ये भी आता है कि अगर हम तैयारी करें बाद में अगर ये लागू हो गया तो आपकी वो तैयारी और कहीं काम आ जाएगी। जैसे अगर आपके पास बीएड है तो फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाएगी, बीएड नहीं है तो आपके आरएएस में काम आ जाएगी, और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इस लेवल की हैं जिसमें आपकी ये तैयारी जो है वो उपयोग में आ जाएगी। तो ये आपके पास सबसे बढ़िया विकल्प है। अगर आप तैयारी छोड़ देते हो तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई विकल्प शेष नहीं रहता, क्योंकि तैयारी छोड़कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 से बाहर हो जाओगे, 2022 माफ़ कीजिएगा, इससे बाहर हो जाओगे। और इसी के साथ साथ जो दूसरी भर्तियां हैं उसमें भी आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई और विकल्प भी शेष नहीं रहेगा। तो अभी से अगर आप कोई और विकल्प में जाना चाहते हो, जैसे आरएएस में या फर्स्ट ग्रेड में, जिनके पास बीएड है तो वो फर्स्ट ग्रेड, और बीएड नहीं है केवल पीजी है और नेट है, तो आप जा सकते हो आरएएस की ओर भी, तो उसका भी लेवल जो है इसके बराबरी का है। तो ये दो विकल्प आपके पास है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कॉलेज लेक्चरर ही बनना है, तो आपको अभी से यही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस तैयारी का जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है वो आपको आगामी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसमें होने वाला है। अगर आप नेट जेआरएफ को और अच्छे से, जैसे मैंने कहा, नेट को और अच्छे अंकों से अगर आप पास करते हो तो आपका जेआरएफ हो जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति, और उसके बेसिस पे आपको आने वाले समय में जो पीएचडी की वैकेंसीज आती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जो सीट्स आती है वैकेंट सीट्स, तो उस पर आपको एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास सबसे बढ़िया विकल्प है कि आप तैयारी किसी भी जो है स्थिति में नहीं छोड़ें, क्योंकि तैयारी छोड़ी तो आप किसी भी भर्ती में सिलेक्शन के योग्य नहीं रहोगे, और करते रहे तो फिर आपके पास फर्स्ट ग्रेड भी है, आरएएस भी है, आने वाले टाइम में जेआरएफ करके आप पीएचडी करके इसमें ही फिर से बहुत बड़ी योग्यता पीएचडी आप धारण कर सकते हो। तो तैयारी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़नी है, क्योंकि नहीं छोड़ोगे तो ये रूल अगर नहीं लागू होगा तो आपकी इसी तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा, और ये रूल लागू होता है फिर भी आप तैयारी करके किसी भी हानि की स्थिति में नहीं रहोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पीएचडी के लिए जो जेआरएफ एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन रहता है, उसके थ्रू आप पीएचडी जो है कर सकोगे। तो पीएचडी के नज़रिए से देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से देखें, और किसी वैकेंसी के हिसाब से देखें, तैयारी नहीं छोड़नी है, ये बात आप याद रखिएगा। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहो। ठीक है, एक वीक चला गया, इसको एक रेस्ट मोड मानकर आप भूल जाइए और अभी से उस वापस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैंने आपके सामने जो विकल्प बताए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 से लेकर आरएएस फर्स्ट ग्रेड, और आने वाली पीएचडी की जो योग्यता अगर आप धारण करना चाहते हो, अलग अलग विज्ञप्ति नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की निकलती है, तो इन सभी को देखते हुए आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है इसको मैंने साथ में उत्तर दे ही दिया है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लेकर आयोग की स्थिति यही है कि फाइल वहाँ आयोग में पहुँच चुकी है। अभी तक आयोग किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा है कि हाँ ये डिसीजन लेके हम इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी कोई निर्णय नहीं है, तो शायद ये भी हो सकता है कि ये लागू नहीं किए जाएँ, और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018 को अगली भर्ती के लिए संरक्षित रखा जा सकता है कि इसे अगली भर्ती पर लागू करेंगे, इस भर्ती में ये लागू नहीं करेंगे। तो ये राज्य सरकार के पास फुल ऑन पावर है, क्योंकि
क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019-20 से है और अभी 22 चल रहा है और ऐसी कोई बहुत बड़ी एक कोई उसमें अपडेट नहीं है कि अब टीचर वैकेंसी पे लागू कर दी है। तो उस हिसाब से देखें तो राज्य सरकार इसको थोड़ा और डिले कर सकती है। राज्य सरकार की मैं समझता हूँ पावर है और डिफरेंट गवर्नमेंट्स है, आपको पता है उधर बीजेपी इधर कांग्रेस है, तो ये भी एक ऑप्शन ये रहता है कि राज्य सरकार आसानी से तो इन चीज़ों को लागू नहीं करने वाली, अपनी चलाने वाली है और इन रूल्स को थोड़ा अगली भर्ती के लिए शायद रख सकती है कि एकेडमिक रिकॉर्ड इस भर्ती में नहीं जुड़ेगा, अगली भर्ती में जुड़ सकता है। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप तैयारी बिल्कुल जारी रखिए ताकि आपको इसका लाभ मिल पाए जो अभी तक आप पढ़ें। आगे देखिए, आगामी भर्ती में शैक्षणिक अभिलेख के नए नियम लागू होंगे नहीं होंगे, तो देखिए अगली भर्ती में लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। संभावनाएं तो इसकी 2022 वाली भी है, लेकिन अब जैसे मैंने कहा चुनाव पास में है और सरकारें अलग अलग पार्टी की है, तो इस बेसिस पर भी अगर हम लोग देखें तो भी एक चांस ये बनता है कि फिलहाल जो है लागू शायद ना करे राजस्थान सरकार, और अगर करती भी है तो मैंने कहा जैसे आपको कहा कि प्रिपरेशन अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ऑप्शन लास्ट में आपके पास यही रहेगा कि कोई भर्ती में आप जाओगे तो उतने अच्छा अंक नहीं कर लेकर आ पाओगे, इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यही विकल्प शेष है कि आप तैयारी करते रहें और ताकि आपके पास जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड है तो फर्स्ट ग्रेड, और बीएड नहीं है तो फिर आरएएस जैसी भर्ती आपका वेट करती है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर ये लागू होता है तो भी आप फायदे में रहोगे, लाभ में रहोगे, और अगर नहीं होता है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 है ही आपके लिए। तो डेफिनेटली आप ध्यान रखो कि लागू हो नहीं हो, आपका काम है तैयारी करना, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। पीएचडी कैसे करें, तो देखिए ये तो कई सारे तरीके हैं, जैसे केवल पीजी होता है उसके बेस पे भी पीएचडी होती है, पीजी प्लस नेट के बेस पे भी होती है, और पीजी प्लस नेट प्लस जेआरएफ के बेस पे भी होती है, और फिर एमफिल हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आप वो पीएचडी करना चाहते हो तो खूब सारे विकल्प है। एक सीधा सा विकल्प जो सबसे सही रास्ता है, ओरिजिनली अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी से कॉपी पेस्ट वाली नहीं, ओरिजिनली मेहनत वाली अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, नेट जो आप करते हो उसमें थोड़े और अच्छे अंकों से अगर आप नेट करते हो तो आप जेआरएफ की जो फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको बोलते हैं, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति, तो वो आपको मिल जाएगी 30 से 40 हज़ार उसका जो है होता है मापदंड, तो वो आपको पर मंथ मिलेगी जब आप पीएचडी में एडमिशन कर लोगे। तो जेआरएफ करने के बाद जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है अपने इधर, जैसे एमडीएसयू है अजमेर में, जेएनयू है जोधपुर में, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है आरयू वो अपने हैं जयपुर में, कोटा में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, और इसके अलावा देखें तो एमएलएसयू है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में, अगर बीकानेर की बात करें तो एमजीएसयू है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, और फिर पीडीयूएसयू है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी अपने शेखावाटी में। तो ऐसे करके बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, और उसमें अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो जैसे ही उनकी पीएचडी की नोटिफिकेशन निकलती है जिसकी जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा, उसके अंतर्गत जो सीट्स होती है, जैसे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें 10-15 या 20-50 जो भी सीट निकलती है उसके अंतर्गत आप आवेदन कर दो, और जेआरएफ के बेसिस पे जो है आपका जो वहाँ स्कोर बनेगा वो अच्छा बनेगा, और इंटरव्यू में आपको बुला के फिर पीएचडी में एडमिशन दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन ये भी होता है कि कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स हैं, उसके अंतर्गत जो है छूट भी दी जाती है नेट और जेआरएफ वालों को एग्ज़ाम देने से, और कई में जो है एग्ज़ाम देना भी पड़ता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, और उसमें मैंने आपको एक अलग वीडियो भी एक बार बना के दिया था, आप कहोगे तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा, जैसे मैं कमेंट रिप्लाई करूँ तो उसमें आप मुझे बोल दीजिएगा। तो उसके अंतर्गत आप ये जान सकते हो किस यूनिवर्सिटी में कौन सा रूल लागू होता है, किस में नेट जेआरएफ को छूट मिलती है एग्जाम से, किस में नहीं मिलती, और आप नेट जेआरएफ भी नहीं हो केवल पीजी हो तो उस बेसिस पे भी आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ जरूरी नहीं है, उसका क्या है थोड़ा अच्छा स्कोर बन जाता है और उस बेसिस पे आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और उसके बाद जब पीएचडी हो रही होती है तो उसमें जो है अनुसंधान का जो खर्च आता है आपके, वो सारा खर्च सरकार वहन करती है, यूँ कहीं यूजीसी वहन करता है। पीएचडी की जो अब जैसे मैंने कहा जेआरएफ जो मिलती है उससे पीएचडी का खर्चा वहन हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो थोड़ा खर्चा आपको खुद लगाना पड़ेगा, और जेआरएफ के थ्रू करते हो तो फिर आपको सरकार वो पैसा देती है, आपका उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो ये एक तरीका है सही से पीएचडी करने का, नेट जेआरएफ, और उसके बेसिस पे आगे जैसे ही वैकेंसी आए या विज्ञप्ति निकले नोटिफिकेशन अलग अलग यूनिवर्सिटी की, सरकारी यूनिवर्सिटी से करना, प्राइवेट से मत करना, ध्यान रखिएगा उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो उस बेसिस पे आप पीएचडी कर सकते हो। अब देखिए नेट सेट का कोई महत्व नहीं है क्या,
तो देखिए अब दुनिया में जो चीज़ें बनी हैं उन सब का तो कुछ न कुछ तो महत्व खैर होता ही है, बिना महत्व के तो कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर फ़िलहाल हम लोग देखें तो नेट जेआरएफ का महत्व तो है, लेकिन आने वाले समय में अगर पीएचडी को बहुत बड़ा मान के नेट जेआरएफ और विशेषकर जो नेट सेट स्लेट है उसको कुछ भी नहीं अगर माना जाता है, उसका जो अंक भार है उसको बहुत कम रख दिया जाता है, तो फिर मैं समझूंगा कि लोग पीजी करने के बाद सीधा पीएचडी की ओर जाएंगे, नेट जेआरएफ सेट स्लेट को जो है ध्यान में नहीं लेंगे। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम महत्व की ओर ले जाएगी इसको। तो यही है सरकार के पास ऑप्शन कि सरकार हर एक को उसका एक अवसर दे, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना मैं समझता हूँ कि वो एक थोड़ी सी सही रणनीति भी रहती। मैं ऐसा कोई विपक्ष नहीं कर रहा पीएचडी जिनके पास है, या पक्ष नहीं कर रहा जिनके पास नेट है, लेकिन जो भी है उनको थोड़ा सा, जैसे ठीक है आप अंक भार रख दो, आप वेटेज रख दो कि नेट का इतना वेटेज है, पीएचडी का इतना है, एमफिल का इतना है, सेट स्लेट का इतना रखो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंततः एक एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करवाओ, जिससे क्या होगा कि हर किसी को जो योग्यताधारी अलग अलग होते हैं, जैसे कोई बीएड करके थर्ड ग्रेड बनता है, कोई बीएसटीसी करके बनता है, तो हर किसी का एक अलग अलग मापदंड है। जैसे लेवल 1 बीएसटीसी के लिए, लेवल 2 बीएड के लिए है, तो वैसे ही यहाँ पर किया जाना चाहिए। क्या है कि भाई पीएचडी वाले भी इधर आ रहे हैं, नेट सेट स्लेट वाले भी आ रहे हैं, तो हर किसी को उसका एक वेटेज दे दो, वेटेज दे के एग्ज़ाम ले लो, और उस बेसिस पे दोनों का मिला के उसकी मेरिट तैयार कर दो। ये एक सही तरीका है। अगर ये चीज़ें लागू होती, जैसे रूल्स, न्यू रूल जो है यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018 वाले, तो फिर नेट सेट का थोड़ा सा महत्व कम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः एक एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए, ताकि नेट सेट से भी लोग क्वालिफाई होकर आएँ और पीएचडी एमफिल से भी लोग आएँ। तो ये एक सही तरीका है। तो यही आपको कहना चाहूँगा कि तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि तैयारी एक आप करते हो तो उसके 50 फ़ायदे आपको ऑल ओवर द लाइफ मिलते हैं, और एक तैयारी छोड़ने के आपको 50 नुकसान होते हैं जो समय के साथ आपको समझ आते हैं। तो यही है आपसे विनती कि तैयारी करते रहें। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो पहुँचा दूँगा आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।